तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का ये स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें कैपेसिटर की विड्थ जो है वो d है और डाइलेक्ट्रिक की विड्थ जो है वो x है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से डाला हुआ है ताकि ये डिस्टेंस जो है वो d माइनस एक्स माइनस ए है और ये डिस्टेंस जो है वो a है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो अपन ने केसेस देखे थे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में, उसमें डाइलेक्ट्रिक की विड्थ और कैपेसिटर में जो गैप होता था, है ना, उसका डायमेंशन बिल्कुल सेम होता था, मतलब d जो है x के बराबर होता था। और उस केस में जो कैपेसिटेंस हमने निकाली थी डाइलेक्ट्रिक के साथ में, वो ये कैपेसिटेंस आती है C इज इक्वल टू के सी नॉट। अब ये वाला केस देखते हैं, ठीक है, इसमें कैपेसिटेंस कितनी आएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर लिया हुआ है और चार्ज है, तो चार्ज को डिपिक्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव प्लेट हो गई, नेगेटिव चार्ज है इस पे, ठीक है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होगी, ठीक है। Q जो है चार्ज है कैपेसिटर पे और V जो है वो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, तो ये वाला रिलेशन निकालते हैं, Q और V के बीच में रिलेशन निकालते हैं और जो भी वैल्यू इस जगह पे आएगी V के साथ में, तो वो कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस कैपेसिटर के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, ED, ठीक है। अच्छा, अब इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, ठीक है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट बाई के और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ई नॉट होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यदि मैं एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस एक्स माइनस ए प्लस ई नॉट बाई के इंटू एक्स प्लस ई नॉट इंटू ए, ठीक है। अब ई नॉट ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट डी माइनस एक्स प्लस ई नॉट एक्स अपॉन के, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा, ई नॉट क्या हुआ है, ई नॉट होगा चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि Q चार्ज है तो Q अपॉन ए चार्ज डेंसिटी हो गया और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो V कितना हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है, अपॉन के, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसी में है ना Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको यदि कॉमन ले लेंगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के, ठीक है। तो ये जो है ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसकी थिकनेस जो है वो x है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, एक एक करके इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं। वो इम्प्लीकेशन जो है आगे भी काम आएंगे आप लोग। अच्छा, अभी इस इक्वेशन के इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो इस रिजल्ट का पहला इम्प्लीकेशन क्या हुआ, चीज का पहला इम्प्लीकेशन हुआ कि आप देखें इस इक्वेशन में ये a कहीं पे भी नहीं है, ये a जो है वो कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाइलेक्ट्रिक हम कहीं पे भी रखें, है ना, हमने यहाँ पे रख दिया, इसको ऊपर रख दें या नीचे वाले प्लेट से टच करके रख दें, नेट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इम्प्लीकेशन क्या हुआ है कि लोकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक does not affect capacitance,
ठीक है। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है, यदि सपोज डायरेक्ट्रिक की जगह हम मेटल का स्लैब डाल दें तो क्या होगा? तो इफ metal slab is introduced, ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? के। आप सोचिए, मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चीज मतलब अपन रिकॉल करें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में क्या रिलेशन था इसका? 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यदि क्यू नॉट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, ठीक है। तो मेटल के अंदर ये हमको, ये मतलब किसी भी मीडियम के लिए है, और ई आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम का, ठीक है। अच्छा, ये हमको मालूम है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसका मतलब ई आर जो है मेटल्स के लिए वो इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मेटल का इन्फिनिट होता है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस जो है वो ये हो जाएगी, यदि के को हम इन्फिनिटी डाल दें तो मेटल के केस में जो बच गया पोर्शन है ना वो डिस्टेंस हो जाएगा, और ये उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यदि डाइलेक्ट्रिक की जगह हम मेटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आप देखें जरा, तो वो इस स्ट्रक्चर के बराबर है, दिख रहा है? ये C1 और ये C2, जो ये वाला जो पोर्शन है इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट तक का, उसकी जगह पे ये मेटल स्लैब आ गया, ठीक है। और ये जो C1 कैपेसिटर है वो इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई, और जो C2 कैपेसिटर है वो इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई। मतलब इस वाले मतलब C1 कैपेसिटर की विड्थ ये हो गई और C2 कैपेसिटर की विड्थ ये हो गई, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेकर के, है ना, देख लेते हैं कि इस वाले इक्वेशन से जो कैपेसिटेंस आती है और ये वाला रिलेशन लगा करके, है ना, दो कैपेसिटर को सीरीज में देख करके जो रिलेशन आती है दोनों सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। तो जैसे ये मैंने एक सिंपल सा केस ले लिया जहाँ पे मेटल का जो स्लैब है उसकी विड्थ जो है d/2 ले ली है, ठीक है। सिंपल केस इसलिए लिया, उसका कैलकुलेशन ईजी रहेगा, हमको केवल चेक करना है। आप चाहें तो, है ना, अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़्यादा जनरलाइज्ड टाइप का केस लेकर के, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यदि मेटल स्लैब की विड्थ हम d/2 लेते हैं, तो इस वाले रिजल्ट के अनुसार जो है कैपेसिटेंस कितनी आनी चाहिए? C जो है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस d/2, तो कैपेसिटेंस आती है कितनी? 2A0/d, ठीक है। अच्छा, अब यदि जो इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है इसके इक्विवेलेंट है, तो इसमें C1 और C2 कितना आएगा? C1 जो है वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय, जो है ना y बोल देता हूँ अभी इसको y। अच्छा, इसको मैंने d/4 रखा है, मतलब इक्वल रखा है दोनों को सिंप्लिसिटी के लिए, d/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय d, ठीक है। और C2 भी इतना ही हो जाएगा, तो C कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो सेम आए, ठीक है। तो ये हम विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे मोटा स्लैब इज इक्विवेलेंट टू दो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में उसको लगा दिया हमने, एंड वो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट का एक और इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो इस वाले इम्प्लीकेशन को मैं 2b बोल देता हूँ, क्योंकि ये भी मेटल स्लैब वाला ही इम्प्लीकेशन है। तो जैसे पहले था थिक मेटल स्लैब था, है ना, इसकी थिकनेस थी, अब की बार कर देते हैं
एक्सट्रीमली थिन मेटल स्लैब। ठीक है, मतलब हमने ऐसा मेटल स्लैब लिया है जिसकी थिकनेस जो है वो टेंडिंग टू 0 है ना, उतना बहुत ही पतला एक मेटल स्लैब लिया। जैसे यदि इसको हम बनाना चाहें तो इसको जो है वो हम बिल्कुल थिन कर देते हैं। ठीक है, सपोज ये कर दिया। तो यदि इस वाली इक्वेशन में यदि हम देखें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इसकी, ये वाला पोर्शन तो 0 हो ही गया, ये वाला पोर्शन तो के कारण 0 हो गया, और x जो है वो हमने बहुत छोटा ले लिया है, तो a एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो गया। ठीक है, जो कि एक जनरल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसका एरिया a और d उसका डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कैपेसिटर में यदि हम बिल्कुल ही थिन प्लेट यदि हम डालते हैं बीच में कहीं पे भी, तो उससे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका इम्प्लीकेशन है, तो इसको भी नोट कर लें, ये है ना अभी आगे काम आएगा। ठीक है।